कोरिया के एस रैंक हंटर्स ऑलमोस्ट गिव अप करने के हालत में आ जाता है। एक एंट कैमरामैन को मारने जाता है, मगर याद रखना कैमरामैन नेवर डाइज। एक स्वॉर्ड आके उस एंट के आर पार हो जाता है और एक बैडएस ऑरा के साथ एंट्री होता है हमारा संग जिनो का अपने पूरे शैडो आर्मी के साथ। सोलो लेवलिंग मानवा में बीरू इतना पावरफुल है कि कोरिया के सारे एस रैंक हंटर्स को वो एक साथ वन शॉट करता है। कुछ ऐसा ही हुआ था जेजू आइलैंड आर्क में। इस एंट किंग को रोकने के लिए जो पावर चाहिए था वो बस एक ही बंदे में था, जिसका पावर का कोई लिमिट नहीं है, नन अदर देन अपना सन जिनो। तो जेजू आइलैंड आर्क में जिनो की पावर लेवल कितना था, बीरू एक्चुअली में कितना स्ट्रांग है और आगे जाके ये लोग कितना स्ट्रांग बनेंगे, इन्हीं सब टॉपिक को लेकर आज का ये वीडियो होने वाला है। वैसे भी सोलो लेवलिंग अभी एनिमे वर्ल्ड पर रूल कर रहा है और बेरू वर्सेस जिनो की फाइट भी काफी हाइप्ड है, तो सोचा एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूं। वेलकम टू द डायरेक्शन एनिमे चैनल। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस फाइट के दौरान उसका नाम बेरू तो नहीं होता, मगर मैं यही बुलाऊंगा क्योंकि ज्यादा इजी होगा बोलने में। पहले बात करते हैं जेजू आइलैंड के बारे में कि ये एंट्स आए कहां से। जेजू आइलैंड पर एक एस रैंक गेट स्पॉन हुआ था जो मेन स्टोरी लाइन के इवेंट से 4 साल पहले का एक इंसिडेंट है। उस टाइम पर कोरियन एस रैंक हंटर्स काफी वीक थे, जिस वजह से वो लोग गेट को क्लोज नहीं कर पाए। धीरे धीरे गेट का डंजियन ब्रेक हो गया जो थाउजेंड ऑफ कोरियन सिविलियंस की मौत का रीजन बना और पूरे आइलैंड को एक ऐसे वेस्टलैंड में बदल दिया जो ह्यूमंस के रहने लायक ही नहीं रहा। अगले 3 सालों तक कोरियन गवर्नमेंट ने जेजू आइलैंड पर 3 अलग अलग सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन लॉन्च तो किया, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं मिली। जब तीसरे डेट में उनका एक कीमती एस रैंक हंटर यून सियोक मारा गया तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली आइलैंड को रिक्लेम करने का प्लान छोड़ दिया। उनका सोचना था कि वो एंट्स खुद भूख से मर जाएंगे जब उनका फूड सप्लाई खत्म हो जाएगा, लेकिन ये डिसीजन उल्टा पड़ गया क्योंकि वो एंट्स इवॉल्व करने लगे और उन्होंने फ्लाइंग एबिलिटीज डेवलप कर ली जो उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करने की पावर दे रहे थे। इस नए थ्रेट को देख के जापान का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड कोरिया के साथ मिलकर आइलैंड को लिबरेट करने के लिए तैयार हो गए, प्राइमरीली सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि जेजू आइलैंड के ईस्ट में जापान है और नॉर्थ में कोरिया। और यही से आता है प्रेजेंट टाइम, जहां पर जिन्हो डिमन कैसल पर बारन के साथ लड़ाई करके वापस आता है होली वाटर ऑफ लाइफ के साथ, जिससे वो अपने मदर को इटर्नल स्लीप से वापस ले आता है। जिन्होंने एक और स्किल भी अनलॉक कर लिया है इस फाइट के बाद, जिससे वो किसी भी जगह पर स्वैप हो सकता है अपना शैडो सोल्जर के साथ। जिन्हो को अभी तक पता नहीं था इस जेजू आइलैंड रेड के बारे में। उसे गन ही इन्फॉर्म करता है कि वो लोग जेजू आइलैंड पर जा रहे हैं रेड करने और जिन्हो को भी उनके साथ फाइट करने जाना चाहिए। जिन्हो लेवल अप करने के लिए फाइट तो करना चाहता है, मगर अभी अभी उसके मदर ठीक हुई है और वो बस अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है। वो लोग यही बात कर रहे थे, तभी जिन्हो कुछ माना वेव सेंस करता है और उसे पता चलता है कि सारे हंटर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं विद जापानीज एस रैंक हंटर्स इंक्लूडिंग गोतो ryuji, जो जापान का ग्रेटेस्ट हंटर है। जिन्हो और गन ही ट्रेनिंग जिम में जाता है जहां पर बहुत सारे जापानीज एंड कोरियन एस रैंक, ए रैंक और भी कई हंटर्स है। वो लोग एक प्रैक्टिस ट्रेनिंग मैच रखते हैं जापान और कोरियन के एस रैंक के बीच, जो फाइट टेक्निकली जापान जीत जाता है। फिर जिन्हो और गोतो का भी एक सिमिलर फाइट होता है। जिन्हो गोतो को बोलता है कि अपना फुल पावर यूज करे। जिन्हो बस अपना स्किल टेस्ट करने के लिए फाइट लड़ रहा था। जिन्हो को इतना चिल देख के गोतो ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है इस फाइट के दौरान, जिस कारण वो किल करने के इंटेंशन से लड़ना स्टार्ट कर देता है। जिन्हो के सिस्टम में ब्लड थ्रिस्ट वार्निंग आ जाता है। वो जल्दी मैच को खत्म करने के लिए गोतो के अटैक को हाथ से ब्लॉक करता है और जोरदार एक पंच लॉन्च करने जाता ही है, तभी बाकी सारे हंटर्स आके उन दोनों को रोक लेता है, वरना कोई मर जाता आज। जिन्हो इस मैच के दौरान अपने कुछ शैडो सोल्जर्स को सभी हंटर्स के शैडो में छुपा देता है, जो आगे जाकर बहुत हेल्प करेगा। इस फाइट के 4 दिन बाद जेजू आइलैंड का रेड स्टार्ट होता है। सभी हंटर्स अपने अपने पोजीशंस ले रहे थे अलग अलग जगह पर, जिसमें से मेन आइलैंड रेड के लिए 6 एस रैंक हंटर्स कोरिया से विथ 1 ए रैंक कैमरामैन जो क्वीन को टेक डाउन करने के लिए जाते हैं, और बाकी आइलैंड पर जितने भी एंड्स है उनको टेक डाउन करने के लिए 10 एस रैंक हंटर्स जापान से जाता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। जापान के हंटर्स भी टेक डाउन कर रहे थे सारे एंड्स को, तभी एक एंटिटी बहुत तेजी से आके 5 जापानीज एस रैंक हंटर्स को कुछ ही सेकंड में मार देता है। दूसरी तरफ कोरियन एस रैंक टीम क्वीन को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। योनहो अपने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, जिससे उसे और भी ताकत मिल सके। वो लोग क्वीन को तो मार देते हैं, मगर तभी उस जगह पर बाकी सारे एंट्स चले जाते हैं और एस रैंक हंटर्स एक बहुत पावरफुल प्रेजेंस फील करता है, जिससे वो लोग एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है एक बीस्ट को देखकर, जो और कोई नहीं बेरू है। बेरू आके ही चाहे इनको पहले अटैक करता है, जिससे चाहे इनका एक हाथ टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाती है। फिर बेरू बाकी हंटर्स को भी वन शॉट करने लगता है। उनके पास एस रैंक हीलर होने के कारण वो लोग जल्दी रिकवर तो हो जाते हैं, मगर बेरू के सामने एस रैंक हंटर्स ई रैंक से भी कम पावरफुल है। बेरू पहले जाके उस एस रैंक हीलर को मार देता है,
वो बंदा बस हिस्ट्री टीचर बनना चाहता था। बेरू उसे खा लेता है जिससे बेरू के पास मीन का नॉलेज और हीलिंग पावर भी आ जाता है और अब बेरू बोल भी सकता है। वो बोलता है कि तुम लोग काफी कमजोर हो, मुझे बताओ तुम्हारा किंग किधर है। जहाँ पर वो उसे बाहर से एक प्रेजेंस फील होता है गोतो रियूजी का। बेरू गोतो के पास तो जाता है, सोचता है कि वो बहुत पावरफुल है, मगर बेरू गोतो को 1 सेकंड में ही मार देता है। दूसरी तरफ कोरिया के एस रैंक हंटर्स ऑलमोस्ट गिव अप करने की हालत में आ जाता है। एक एंट कैमरामैन को मारने जाता है, मगर याद रखना कैमरामैन नेवर डाइज। एक स्वॉर्ड आके उस एंट के आर पार हो जाता है और एक बैडएस ऑरा के साथ एंट्री होता है हमारा संग जिन्हो का अपने पूरे शैडो आर्मी के साथ। जिन्हो आके ही उस जगह के सारे एंट्स को क्लियर कर देता है और सारे एस रैंक हंटर्स को एक पोशन देता है पहले, जिससे उनका इंजरी ठीक हो जाता है सिवाय चाहे इनके। अभी उस जगह पर बेरू वापस आ जाता है और संग जिन्हो सारे एस रैंक हंटर को बोलता है अब तुम लोग भाई चिल करो, मैं संभाल लूंगा यहाँ से। बेरू जिन्हो से पूछता है कि क्या तू इन लोगों का किंग है? एंड जिन्हो भी लाइक वाओ व्हाट अ क्यूट बग, बोल भी सकता है ये, जिससे बेरू काफी चिढ़ जाता है। वो अपने टैलेंट से जिन्हो पर एक डायरेक्ट हिट करता है, मगर जिन्हो हिलता तक नहीं। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक तो जिन्हो ने अपने डोमिनेटेड टच स्किल से बेरू के अटैक का इंपैक्ट डिक्रीज कर दिया, जिससे उसे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर उसके आसपास के सारे एरिया टूट जाता है। और दूसरा यही कि जिन्हो के पावर में बारन से फाइट के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट आया है, बिकॉज जिन्हो खुद आगे जाके बोलता है कि बेरू का पावर लेवल डिमंड किंग के बराबर या तो उससे ज्यादा है। और बस एक बार ही नहीं, जिन्हो बार बार डायरेक्ट हिट्स लेता है अपने सर पर, मगर उसे कुछ नहीं होता। वो जितनी बार बेरू को पंच करता है उतनी बार बेरू का एक्सोस्केलेटन टूटने लगता है। डायरेक्ट हिट से बेरू कुछ नहीं कर पाता, इस कारण वो पॉइजन का यूज करता है जो वन ऑफ द डेडली पॉइजन होता है। इस पॉइजन में मैजिक भी है जो और भी ज्यादा इंपैक्ट डालता है बॉडी पर, मगर जिन्हो पर पॉइजन का भी कोई असर नहीं होता। तो फिर बेरू बोलता है कि पॉइजन और स्ट्रेंथ का कोई असर नहीं हो रहा, तो मैं अपना असली एडवांटेज यूज करूंगा जो कि है स्पीड। जिन्हो पर वो स्पीड के साथ अटैक करता है, मगर जिन्हो उसमें भी बेरू को बुरी तरह से आउट मैच कर देता है। इस दौरान जिन्हो का परसेप्शन स्टैट भी काफी इंप्रूव हो चुका है, जिस कारण वो ये भी फील कर सकता है कि बेरू धीरे धीरे नर्वस फील कर रहा है। वो अपने डैगर से बेरू पर लगातार अटैक करता है, प्लस एक क्रिटिकल हिट लॉन्च करता है और आखिरी में क्रिटिकल चेन से बेरू को इतना ज्यादा डैमेज कर देता है, जिस कारण बेरू के पास और कोई उपाय नहीं होता अपने एंड सोल्जर को जिन्हो की तरफ भेजने के अलावा, मगर जिन्हो स्माइल करते हुए बोलता है गो फोर्थ, और उसी के साथ साथ उसके सारे शैडो आर्मी आके उन एंड्स को खत्म कर देते हैं। बेरू ये सब देख के खुद को क्वेश्चन करने लगता है कि कैसे ये हो सकता है कि एक इंसान इतना पावरफुल हो सकता है। अब उसमें सिर्फ डर बचा है, जिस कारण अब बेरू वहां से बस भागना चाहता है, मगर जिन्हो डोमिनेटर टच का यूज करते हुए उसको पकड़ कर लेता है और फाइनल ब्लॉक के साथ बेरू को डिफीट कर देता है। इस फाइट के बाद जिन्हो अपने शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करता है मीन पर, जिससे वो उसे एक शैडो सोल्जर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, चाहे इनको ठीक करने के लिए। हालांकि जिन्हो मीन का रिस्पेक्ट करते हुए समन कैंसिल कर देता है और बेसिकली यही तक ये आर्क चलता है। जिन्हो उस आइलैंड के बाकी एंड्स को संभालने के लिए वहीं पर रुक जाता है और बेरू को एराइज बोल के अपने शैडो सोल्जर्स में कन्वर्ट कर लेता है। अब आता है कुछ स्पॉयलर्स की तरफ। पहले जिन्हो की बात करें तो जैसा कि हमने जिन्हो को थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखा है बारन से लड़ते वक्त, जबकि वो बारन असली वाला नहीं था, बस एक क्लोन वर्जन था जिसको एज ए टास्क रखा गया था, जिससे जिन्हो का पावर लेवल में इंक्रीज आ सके। इस कारण बेरू से लड़ते वक्त जिन्हो को ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। ऊपर से टीवी में उसका ब्रॉडकास्टिंग चल रहा था लाइव, तो जिन्हो अपना कूल वाला लुक मेंटेन रखा और एक पावरफुल बीस्ट को भी अपने शैडोज में शामिल कर लिया, जो आगे जाके काफी व्यूअर्स के वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट कैरेक्टर बनने वाला है। हालांकि जिन्हो जब किसी को अपने शैडो आर्मी में बदलता है उनके पावर में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट दिखता है, मगर टाइम के साथ साथ वो भी इंक्रीज होकर अपने ओरिजिनल लेवल, यहाँ तक कि उससे भी काफी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और बेरू के केस में भी हम ऐसा ही देखेंगे आने वाले टाइम पर। साथ साथ जिन्हो भी काफी इंप्रूव होगा आने वाले टाइम पर, और मेरा इंप्रूवमेंट भी देख सकते हो आने वाले टाइम के साथ साथ। उसके लिए बस सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को और मेरे जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा भी लाइन बोल सकता हूँ। एनीवेज वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया या ठीक ठाक लगा तो कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।